हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ लेखिका राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी किसका इतिहास। तो शुरू करें कहानी किसका इतिहास। बस इतना ही फर्क पड़ा था। बातें बहसें बंद हो गई थीं और आवाज़ के अकाल ने घर में एक ऐसी गाढ़ी धुंध का रूप ले लिया था जिसमें सब आकार, रिश्ते, रिश्तों की बेहद नाजुक डोरियां गड्डम गड्ढ हो गई थीं। कोई समझ नहीं पाता था कि उन्हें कहाँ से पकड़ा जाए। आखिर कहीं कुछ जता सकने पर, उछाल पाने पर ही संबंधों के प्रति विश्वास हाथ लगता है। दोनों अटल थे अपनी अपनी जगह पर। बाबूजी अपनी बात पर, शमीम इस घर में नहीं आएगी, और भैया आएगी तो बस शमीम ही आएगी और कोई नहीं। माँ बीच में जैसे एक लरजती हुई सी लहर, पता नहीं किसकी जमीन पर लेटे। दुख बाबूजी के साथ उसने भी देखे थे। उस 5 नदियों की धरती पर उठती हिंसा की लपटों के प्रतिबिंब उसकी आंखों में भी उतने ही ताजे थे। दहशत भरी ठसाठस भीड़, हर किसी में पहले चढ़ने की आपाधापी। लोगों को ट्रकों में लाद लाद कर हिंदुस्तान बॉर्डर पर पहुंचाया जा रहा था। माल की तरह लाद दी जाने वाली गर्भिणी माँ को अपने आसपास देखते अचानक एहसास हुआ कि बाबूजी उस ट्रक पर चढ़ नहीं पाए हैं, तो वो ट्रक से कूद पड़ने को तैयार हो गई थीं। जाने कैसी तीखी आरक्षा उन दिनों थी, पता ही नहीं कौन किससे कब कहाँ बिछुड़ जाए और फिर कभी उसका मुख देखना नसीब ना हो। ड्राइवर ट्रक स्टार्ट कर चुका था। 2 मजबूत हाथों ने उसे उसी भीड़ के ढेर में वापस ढकेल दिया जिससे अपनी कोहनियों से धकियाती चीरती वो इस सिरे तक पहुंची थी। आंखों पर दुपट्टा रखे वो सारे रास्ते बिलखती आई थी। अंबाला कैंप में पहुंचकर बौराई आंखों से वो बाबूजी को खोजती ढूंढती भटकती फिरी। क्यों भाई, दूसरा ट्रक लायलपुर से चला था? चला होगा, मुझे पता नहीं बीबी। क्यों भाई, कोई ट्रक लायलपुर से आया है आज? पता नहीं बीबी, कैंप के इंचार्ज से पूछ लो। हर किसी की आंख में लपट की तरह जलती वही तलाश, पैर एक दूसरे को लांघते हुए। माँ बाबरी आंधी की तरह एक तंबू से दूसरे, दूसरे से तीसरे में भटकती फिरी। आने वाले ट्रकों के सामने वो तब तक जमी खड़ी रहती जब तक एक एक प्राणी उतर न लेता। दाढ़ी बड़े लोगों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती, क्या पता इस चेहरे के पीछे कोई दूसरा चेहरा निकल आए। और एक दिन छावनी के पीछे वाले कैंप में माँ को बाबूजी मिल गए, बुखार में तपते, उल्टियाँ दस्त करते। उनके शरीर का सारा पानी सूख गया था। माँ डोल डोल गई। अच्छी बुरी जैसी भी देखभाल हुई उन कैंपों में घूमती डॉक्टरों की टोलियों द्वारा हुई। बाबूजी बच गए ठोकरे खाने के लिए, ऐसा वो अक्सर कहते रहते थे। माँ को लगा कि कम से कम पेड़ तो बच गया, हरियाली चाहे सूख गई है। रक्त की कमी से पीली हो गई माँ इधर से उधर करवटें बदलते सफ़ेद डगमग आंखों वाले बाबूजी को बार बार पानी पिलाते पिलाते कहती, कोई बात नहीं, होनी कोई अपने साथ ही थोड़ी हुई है, सबके साथ हुई है। तुम तसल्ली रखो, जैसा लोग करेंगे हम भी कर लेंगे, जहाँ सब कुआं खोदेंगे वहाँ हम भी खोद लेंगे। माँ के ऐसे दिलासे पता नहीं क्यों बाबूजी को कोड़ों जैसे लगते। शायद उनका पौरुष तिलमिला उठता था। बस कर, अब बस कर, तू अपना ध्यान रख। अपना ध्यान? अपना ध्यान कैसे? न खाट, न चौपाल, न काम, न ठिकाना, टाट के कपड़े, ठहरा हुआ वक्त, भूख, जगराते, चिंता। माँ बाबूजी से कुछ कहें इसका क्या लाभ, बाबूजी माँ से कुछ कहें इसका भी क्या लाभ। ये दिन भी देखने थे। पस्त माँ ने उस दिन कपड़ों की छोटी सी गठरी कोने में हवाले करते हुए कहा। उनका चेहरा फक था, सूखा हुआ। वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। तू किसी तरह निपट जा, मैं तेरी वजह से कहीं आ जा नहीं पाता। उस बड़े से अहाते की इस छोटी सी कोठरी में बाबूजी ने नजरें दौड़ाते हुए कहा। और उसी कोठरी में अतुल का जन्म हुआ। माँ ने मुक्ति की सांस ली। 3 दिन तक पलंग की पाटी पकड़ पकड़ कर वो चीखती रही थी और पास वाली बेबे सबर कर पुत्रा, सबर कर के निरावेग दिलासे माँ को देती रही थी। फल भी तो तुझे ही मिलेगा। उन दिनों माँ का मुंह देखकर लगता था ये फल उन्हें ना भी मिलता तो भी माँ को कोई दुख ना होता। वो अक्सर अतुल की तरफ पीट करके पड़ी रहती, तब तक जब तक वो अपनी चीख चिल्लाहट से माँ की ऊपरी शांति को भंग नहीं कर देता था। माँ पलट कर अपना स्तन उसे दे देती थी और उसके एहसास से पूरी तरह बेगानी हो जाती थी। मुझे बड़े असुविधाजनक लगते थे वे दिन।
दहलीज पर बैठे बैठे यूं ही इधर उधर देखते रहना, पढ़ाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, रोटी पकवान के लिए दिन रात आदेशों उपदेशों के अंबार टपकाती माँ मुझे अब कुछ नहीं कहती थी। ना कहती थी सीखना ज़रूरी है, ना कहती थी नहीं ज़रूरी। खुद बैठी रहती थी, मुझे बैठे रहने देती थी। एक दिन बाबूजी ने डपट कर माँ से कहा था, जो हुआ सो हुआ, तुम इस तरह से मुंह लटकाकर वजन की तरह क्यों बंधी रहती हो मेरी जान को? अरे कुछ अपने होश हवास संभालो। और माँ को, कुएं में लटकती हुई माँ को जैसे कोई वापस ले आया था बाहर। वो संभलने लगी थी, कतरा कतरा। बाबूजी घर में होते तो कृत्रिम लगने की हद तक वो अतिरिक्त उत्साह बिखेरती। उस वक्त वो उनसे भी बड़ी हो गई दिखती। दीवारों का रंग तो नहीं बदला था, वो वैसी की वैसी थी, चूना झाड़ती, धब्बों में घूरती। पर मन का रंग बदलता गया था। कमरा सामान के बिना चौड़ा लगता था, पेट में खासे खोखल थे, परंतु सफ़ेद पोशी ने ढक लिया था बहुत कुछ। साबुन घिस भर देने से दूसरे दिन के लिए वही जोड़ा उजला हो जाता था, वही थाली बार बार मांजी जाने पर चमक जाती थी। पतीली में चाय, दाल और कभी कभी सब्जी पक जाती थी, और उसी में रात को सवेरे नमक वाली रोटी के साथ खाने को छाछ के लिए पेंदा भर दही जम जाता था। डालडा भी घी जैसा ही लगता था, उसकी छौंक ऐसी क्या बुरी थी। अचार, कच्चे आम काट कर नमक मिर्च भर डाल देने से खासा खाने लायक हो जाता था। तेल, हल्दी, सौंफ, मेथी, मर्तबान की ज़रूरत क्या थी? सब कुछ हो जाता था, बस अगर याद ना किया जाए, तुलना ना हो उस अतीत से, गलीचों, कुर्सियों, कारों में फिसलते वक्त के उस वक्फे से जिसे किस्मत ने पूरी बेरहमी से काटकर इतना अलग फेंक दिया था कि वो अपने वजूद का हिस्सा ही नहीं लगता था। सब ठीक था अगर याद ना आए कि वहाँ ज़िंदगी कैसी थी, क्यों थी और अब कैसी है, क्यों है, किसके कारण है। कुछ नहीं बिगड़ता था यदि तुलना ना हो, शिनाख्त ना हो। ऐशो आराम की तरफ से तो आंखें मूंदी जा सकती थीं पूरी तरह। ये शिनाख्त किस तरह शमीम के इस घर में आ जाने से उभर कर आ जाएगी? किस तरह वो मात्र एक औरत, एक इंसान, एक पुत्र वधू न रहकर एक इतिहास, एक जाति, एक परिस्थिति, जरा वतन की कटीली याद का दंश बन जाएगी? उसके होते रहते किस तरह बींद बींद जाया करेंगे स्मरण। वो विस्थापन, वो कैंपों में इधर से उधर भूख प्यास से भटकते होना, वो हाथ न फैलाने की मजबूरी, वो शर्म में दिन रात अपने आप को खाते होना, वो इतनी मेहनत के लिए अनभ्यस्त कंधे, परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी कड़ी परीक्षा। तुम इतना तो सोचो। उठते बैठते बाबूजी भैया को कोसते, अभी तो मेरे तन मन से गर्दिश के निशान भी नहीं मिटे। अपनी माँ की तरफ देख कैसी झूल गई है, अभी तक उसे चेहरे का रंग वापस नहीं आया। बहन अभी घर बैठी है, अंधा हो गया है, क्या ज़रूरी है हर बात मैं खोल कर कहूँ? तुम कह सकते हो, कहते ही हो, मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, बदलता नहीं हूँ। क्या ज़रूरी है बदलना इतने बड़े बदलाव को बर्दाश्त करने के बाद? ये हड्डियाँ अभी पूरी तरह सिकी तक नहीं हैं। किसने कह दिया तुम्हें मैं कौम का बदला आदमी से लेने बैठा हूँ? बाबूजी अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहते, अरे मैं आदमी की बात करता हूँ, आदमी की, अपनी। मैं तुम्हें आदमी नहीं दिखता? और ये कौम, कौम कौन सी चिड़िया का नाम है? वो नाम लड़ने के लिए होता है, कौम का नाम सहने के लिए होता है। आदमी, निपट, नंगा, बेबस आदमी, देख नहीं रहा अपनी आंखों से? बाबूजी उसके सामने तराजू उठाते रहने से पड़ गए गट्टों से भरे अपने हाथ फैला देते। कैसे भूल जाऊं? कौन सी जन्नत मिल गई है कि भूल जाऊं? अरे तुझे कॉलेज करवा रहा हूं तो तू बड़ा चौधरी हो गया है। ये सारा जुबानी जमा खर्च तू अपने पास रख, मुझे सिखा रहा है भूल जाओ? तेरे लिए मुमकिन है भूल जाना, वो तेरे सफ़र का एक हिस्सा है। मेरा नरक तो ज़िंदगी के इसी टुकड़े पर खड़ा है, तू क्यों नहीं भूल जाता? तू ही भूल जा एक छोटी सी बात। तो फिर कह दे। भैया ने ये सब सुनते सुनते अघा कर मुझसे कहलवाया था, मेरा फैसला यदि घर का फैसला नहीं हो सकता तो ये घर मेरा नहीं है। मुझे ऐसा करने का अफसोस है, पर बीच वाला अगर बात को ही खा जाए तो बात बात ना रहकर पहाड़ हो जाती है। ये मेरी समझ में नहीं आया होगा। बाबूजी को भैया से, भैया को बाबूजी से बचाती रही मैं। बहसें बातें आमने सामने की बंद हो गई थीं। बाबूजी मुझे सुनाकर कह देते थे जो उन्हें भैया से कहलाना होता था, वो मुझे कह देता था जो बाबूजी को पहुंचाना होता था, और मैं सब कुछ पेट में रख लेती थी। कुछ भी यथास्थान नहीं पहुंचता था।
इसलिए पारस्परिक समझ का दायरा उतना का उतना ही रहता था। बाबूजी की खामोशी से भैया शायद उनके सहमत होने का अंदाज लगाता रहा हो, और भैया के चुप रहने से बाबूजी के मन में बात के टल जाने का भ्रम बना रहता हो। और जब एक दिन गुलेल के वार से घायल होकर नीचे आ पड़ने वाले पक्षी की तरह ये बात अचानक बाबूजी के सामने फेंकी गई तो वो थर्रा गए। बाबूजी, भैया अलग रहना चाहता है शादी करके। बाबूजी के चेहरे पर पहले तो एक अबूझ सख्ती, फिर अपने ध्वस्त विश्वास को फेंके हुए कागज की तरह वापस हाथ में लेते हुए बोले, क्या अभी अड़ा हुआ है वो वहीं? जी बाबूजी। कहते कहते मुझे डर सा लगा, पता नहीं किस बात का डर। क्यों, उसकी हिम्मत कहाँ गई जो तुझसे कहलवाया है? उसके मुंह में रोड़े पड़े हैं क्या, गीदड़ की औलाद? वो कहता है आपसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, फ़ायदा तो नहीं, ये ज़ख्म बच्चू के अपने जिस्म पर नहीं पड़े ना, नहीं तो पूछता। वो क्या जाने। उनकी आंखों के सामने एक तेज़ दौड़ता हुआ बवंडर फिर से घूम गया था। वो कुछ ठहर कर बोले, अपनी माँ से पूछ लिया है उसने? जी। वो ऐसे चौंके जैसे उनकी देह पर किसी ने जलता हुआ अंगारा रख दिया हो। वो भी तो नहीं कहती कि बेटे के साथ जाएगी, वहीं रहेगी जाकर। जान रही थी जवाब मांगने के लिए उन्होंने ये सवाल नहीं किया था। जवाब उन्हें मालूम था। जवाब सुनने के लिए वो रुके भी नहीं, लेटे थे। उठकर इधर से उधर टहलना शुरू कर दिया। इसके बाद तो चुप, भारी सी चुप। चलते कदमों की तेज धीमी खिसखिसाहट, बीच बीच में रसोई से बर्तन खटकने और फूंकनी से चूल्हा फूंकने की माँ की आवाज़ और कड़वाता हुआ धुआं। बीच में पसरे समय में ऐसे खामोश तनाव को किसी और तरह तोड़ा नहीं जा सकता था। आपका खाना लाऊं? मैंने एकाएक पूछा। नहीं, आवाज़ कड़क थी। तुम सब खा लो, सो जाकर, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। आवाज़ पस्त थी। इन दो सिरों के बीच की छोटी सी जमीन पर इतना लंबा सफ़र। धंसता उधेड़ता दर्द बाबूजी के लिए मुझे उधेड़ गया। आप खा लीजिए बाबूजी, मैं उसे फिर से समझाऊंगी, समझा लूँगी। तू क्या समझाएगी, और वो भी क्यों समझेगा? आखिर ये मेरा इतिहास है, उसका नहीं। ये मेरे जख्म थे, उसके नहीं। ये दर्द भी मेरा ही है, बस मेरा। इसे मेरे पहलू में खड़ी मेरी हमसफ़र पीढ़ी ही समझ सकती है, मेरी भावी नहीं। जा कह दे उससे। टहलते टहलते वो धप से खाट पर बैठ गए थे। घुटनों पर कोहनियाँ टिकाकर अपना सिर उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों में दे दिया था। कह दे जाकर उससे, कर ले शादी, ले ले मकान, किराए की फिक्र न करे, मैं दे दूंगा किराया। कह देना ये भी, निपट निपटा कर जल्दी दुकान पर आए, मेरी बुढ़ी हड्डियों में अब। माँ, मैंने बाबूजी की कितनी कितनी ज़रूरतों को समझते हुए माँ को ज़ोर से पुकारा। अभी आप सुन रहे थे राजी सेठ जी की लिखी हुई कहानी किसका इतिहास। ये कहानी मई 1980 में प्रकाशित हुई थी। कल मिलेंगे फिर किसी अच्छी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।